जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका चाय सीरीज की क्लास नंबर 9 में। चाय सीरीज के साथ साथ अब आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाएगी अब सोमवार से, इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर दी है दफ्तर सीरीज में, पॉलिटिकल साइंस हमारी कंप्लीट है, ज्योग्राफी आपकी चली रही है, तो अब मिक्स प्रैक्टिस में और भी मज़ा आएगा, है ना। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट हैं, जो फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होता है, जिस तरह की बिल्कुल एग्जाम में फीलिंग आती है, इजी मॉडरेट टफ, बिल्कुल इसी तरह की डिज़ाइनिंग में काम चल रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों को एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा हम लोग की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं आज की चाय के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें पता है 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, इजी मॉडरेट और टफ। बच्चों तुम में से जो भी एग्जाम दे रहा है, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, 14 क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि पहली क्लास पॉलिटिकल साइंस की जाके देख लो, पहली क्लास इकोनॉमिक्स की जाके देख लो। अगर आपको ऐसा फील हो कि हाँ जो लेवल चाहिए ये उससे 19 20 21 22 या 24 है, तो जाके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। पहली क्लास से तुम्हें वो फीलिंग आ जाएगी। और अगर नहीं आती है तो बेटा यूट्यूब बहुत बड़ा है, हमारे पास वी हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, ये देखो, प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों ने किस धातु ढलाई तकनीक से महारत हासिल की थी? विच मेटल कास्टिंग टेक्निक वाज मास्टर्ड बाय एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स। ठीक है, जैसे कि बच्चों हैमर फोर्जिंग क्या होता है? हैमर फोर्जिंग बाल को होता है कि जब हैमर हथौड़े से जब पीट पीट के किसी मेटल को उस पर्टिकुलर शेप में लाया जाता है, तो ये उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, डाई कास्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये तो बहुत बाद में आई थी, एंशिएंट में ये थी ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब सारे पर्ड्यू यानी कि इसको हम जानते हैं किस नाम से? ये आपने सुना होगा, लोस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से। लोस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से ये मास्टर की गई थी एंशियंट इंडिया में। अब बच्चों लोस्ट वैक्स टेक्निक होता क्या है? वैक्स मतलब मोम, लोस्ट मतलब खो गया, थो गया, ठीक है ना। समझो इसको कि पहले ना ये लोग क्या करेंगे, मूर्ति बना लेंगे मोम की, और मोम की मूर्ति बनाने के बाद उसके ऊपर परत आएगी मेटल की। अब उस मेटल से जब वो बन जाएगी तो बाद में कहीं से उसको हीट देके उस मोम को पिघला लिया जाता था। इसको बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। ये बच्चों जो चोला एम्पायर था ना एंशियंट में, जो चोला एम्पायर था, इनको महारत थी इस चीज के लिए। ये 9th से लेके आपका 13 सेंचुरी तक था बच्चों। और इन इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है बच्चों आपके, ये लोग ना गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज, एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है, तो ये ब्रोंज की मूर्तियां बहुत अच्छी बनाया करते थे, जिसको आज भी रिकॉग्नाइज करती है कौन बच्चों? यूनेस्को। कौन रिकॉग्नाइज करती है? यूनेस्को। ठीक है, और इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना भी होगा, नटराज की मूर्ति। ठीक है, दैट इज नटराज मूर्ति। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसल जो है, इस पेसल में इस ई का मतलब क्या है? बच्चों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी होगा, एक्सचेंज थोड़ी होगा, इक्वल थोड़ी होगा, क्या होगा? इकोनॉमिक। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, अगर आप पूरे देश की इनकम अगर आप निकाल रहे हो, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, अगर ये बड़े स्तर पे है तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक, अगर ये छोटे स्तर पे है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक। जब आप पूरे जंगल की स्टडी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक। जब आप सिर्फ एक सिंगल पेड़ की स्टडी अगर कर रहे हो तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बैरोमीटर से इनमें से क्या नापा जाता है बच्चों? दाब यानी कि प्रेशर नापा जाता है। डिस्टेंस, स्पीड, इन सब के लिए तो आप जानते ही हो स्पीडोमीटर है। क्या है बाल को? स्पीडोमीटर है। और टेम्परेचर के लिए तो थर्मोमीटर है। क्या है बाल को? थर्मोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ये ध्यान से पढ़ लिया करो कि करेक्टली मैच पूछा है या इनकरेक्टली। किस चीज के लिए? अशोकन पिलर के लिए। ये देखो जज, सरनाथ को तो कितनी फेमस है ये जगह, कौन नहीं जानता है ना, सरनाथ पिलर। सरनाथ भाई गुजरात में है क्या? हे भगवान, मेरा तो बिल्कुल पुनीत सुपरस्टार की तरह मैं तो टूट गया भाई। सरनाथ गुजरात में कब से जा लिया भाई? यूपी, उत्तर प्रदेश। और सांची स्तूप कितना फेमस, उड़ीसा में है क्या? नहीं भाई, एमपी में है। और ये अमरावती एमपी में है क्या? नहीं भाई, कहां पे है? अमरावती आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो अगर हमने 3 गलत ढूंढ लिए हैं तो अब बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ सही होगा। लोरिया नंदगढ़ कहां पे है बच्चों? बिहार में है। ठीक है बाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इंडियन डेजर्ट के बारे में? ये देखो, यह है अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ठीक है भाई, बिल्कुल बात ये ठीक है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट जो है ये आप सिर्फ ये मत जानना कि ये राजस्थान में ही है, कुछ पार्ट इसका गुजरात में भी है और हरियाणा पंजाब में भी है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका डेजर्ट वाला एरिया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा जरा देखना कि यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, 250 मिलीमीटर। भाई साहब 250 मिलीमीटर, तो बारिश चेरापूंजी मयासवनरम यहाँ पे इधर नॉर्थ ईस्ट की साइड होगी। तो क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? बिल्कुल गलत है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा है, तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? किस चीज के लिए बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया था, जिसको हम बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, और 1919 में जो आया था इसको हम मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर मोंटेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी डायर की, जो कि फेल कर गई थी। डायर की मतलब कि रूल ऑफ टू, के सेंटर के साथ साथ अब स्टेट्स के पास भी पावर होंगी। लेकिन इन्होंने सारी की सारी जो पावर है मोस्टली वो कहाँ पे दे दी थी? वो सेंटर के पास थी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डायरकी फेल्ड। और इसमें क्या हुआ था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं उनकी जो सीट्स है वो बढ़ाकर 8 से 18 कर दी गई थी। और इसमें क्या हुआ था, महिलाओं को, विमेन को राइट टू वोट मिला था, ये भी याद रखना। ठीक है बच्चों, अब देख लो इसमें जरा क्या है। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट क्रिएटेड फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल पावर्स। केंद्र और प्रांतों की शक्तियों के बीच कार्यात्मक ओवरलैप उत्पन्न किया गया था। गलत है। ये देखो, क्रिएशन ऑफ बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय, इंट्रोडक्शन ऑफ 2 हाउसेज एट द सेंट्रल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और देख लो तीसरा स्टेटमेंट, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर हम इसको यहां तक भी ठीक मान ले, गेव फाइनेंशियल कंट्रोल टू इंडियन मेंबर्स इन द वाइसरॉय काउंसिल। यहां से याद रखना कि 1909 में जो 1909 का एक्ट था, इसमें वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन आए थे, जिनका नाम क्या था? सत्येंद्र सिन्हा। और ये सब इतनी वाइडर पावर्स अभी नहीं दी गई थी बच्चों। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायाकी इन प्रोविंसेस एम्पावर्ड इंडियन मिनिस्टर टू कंट्रोल डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। देख रहे हो कि भारतीय जो मंत्री हैं उनको डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के लिए भी बोल दिया गया था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं इकोनॉमीज के बारे में कि टाइप ऑफ इकोनॉमीज क्या होती है। इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट टेक्स ऑल मेजर डिसीजन। जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, वो सारे के सारे डिसीजंस लेती है। किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए, एक्सचेंज के लिए, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। भाई बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमिक्स बच्चों 11 लेक्चर्स में खत्म की गई है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी में अब चीज़ जो क्वेश्चन, जैसे जैसे मेरा टाइम यहाँ पे बढ़ेगा, बिलीव मी, उसी हिसाब से अब क्वेश्चन कराने की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जिस दिन मेरे मॉक टेस्ट आएंगे, जिस दिन मेरे प्रैक्टिस सेट आएंगे, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, आप उन्हें छोड़ने की गलती मत करना। वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे लगेंगे नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इन अ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं फिजिकल मार्केट प्लेस पे, वेयर बायर्स एंड सेलर मस्ट इंटरेक्ट फेस टू फेस। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि सिर्फ ऐसी ही होंगी। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ओनली, एवरी, ऑल, अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होंगे बच्चों तो वो गलत होते हैं। तो इसका मतलब ये गलत है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, असर्शन और रीजनिंग। बार बार चाहे सीरीज में ये क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि असर्शन और रीजनिंग से तुम अब घबराओ नहीं। तुम्हें ये धीरे 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 मैच द कॉलम और असर्शन रीजनिंग ये नॉर्मल फील होने लगे। स्टेटमेंट वाले जो ये क्वेश्चंस हैं ये तुम इनके यूज टू हो जाओ, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, ये देखो, पोती श्रीमलू फास्टेड अनटू डेथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जो कि बना था किसके? भाषा के आधार पर। इससे पहले क्या था? इससे पहले के कुछ कमीशन हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, जैसे कि धार कमीशन है, जैसे कि जेवीपी कमेटी है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पताबी सीतारमैया, जेवीपी कमेटी थी, फजल अली कमीशन था। ठीक है, ये सब इसी चीज के लिए थे कि स्टेट्स भाषाओं के आधार पे बनाने हैं या नहीं, ये फिर इनकी रिकमेंडेशन थी। लेकिन 56 डेज की, 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी जो है वो शहादत हो जाती है। ठीक है, हिज डेथ मार्क द बिगिनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेशन इनटू इंडिया, है ना। मतलब मुझे पर्सनली थोड़ा सा फील ऐसा होता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन के डेथ एंड शहादत। हम जैसे लोग, आम आदमी जो
अगर इस तरह से अगर मरते हैं किसी हारी से, बीमारी से, एक्सीडेंट से या किसी भी चीज़ से, ये होती है डेथ। लेकिन ऐसे लोग जो देश के लिए अगर कुछ करके जा रहे हैं तो वो भाई डेथ नहीं होती, वो शहादत होती है। ठीक है, तो मार्टियर शुड बी द करेक्ट वर्ड। अब ये दोनों के दोनों ठीक है और पहले दूसरे ने पहले को करेक्टली भी एक्सप्लेन किया है, यानी कि आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ए। ठीक है, 9th क्वेश्चन, द सील्स ऑफ हड़प्पन कल्चर वर मेड यूजिंग लोकली फाउंड स्टेटाइट। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो सील्स थी ये ऑफ्टन, इस पे क्या क्या हुआ करता था, एनिमल्स, मोटिव्स एंड अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट सिंबल। अनडेसिफर्ड मतलब कि जिसका हमें अब तक नहीं पता चला है कि ये अगर साइन है तो ये क्यों है। इसीलिए बच्चों हम, एक होती है क्या, प्री हिस्ट्री, एक होती है प्रो हिस्ट्री और फिर होती है हिस्ट्री। इसीलिए हम प्री हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और प्रो हिस्ट्री का पार्ट ही है कि एविडेंस तो हैं लेकिन इन पे लिखा हुआ क्या है ये पूरी तरह से आज भी डेसिफर नहीं है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब S1 एंड S2 आर करेक्ट। ठीक है, अब फिर ये देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में तो इतनी बार पूछा गया है ये, कि ऐसा कौन सा लैंड है जो 5 साल से ज्यादा अगर वेस्ट पड़ा हो, है ना। ये बहुत बार पूछा गया है और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, इस पे स्टार तुम लोग लगा लेना। जैसे कि मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि फेलो अदर देन करंट फेलो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम के समय के जो धरती छोड़ी गई है, 1 से 5 के बीच बीच को हम फेलो अदर देन करंट फेलो बोलते हैं। तो 4 पे 1 है, यानी कि डी पे 1 है। अब डी पे 1 देख लो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहाँ है, 1 पे है। यानी कि ए पे 2 है, बी पे 3 है ना। कल्चरेबल वेस्टलैंड किसको बोलते हैं, वो जो 5 साल से अधिक जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब विविध वृक्ष, फसल एवं उपवन किसको बोलते हैं, ये है तुम्हारा ए पे 2, प्राइवेटली ओन लैंड अंडर ऑर्चिड्स एंड फ्रूट, ये। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे कि धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कमेंट कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है ना। अब आप समझो इस बात को कि इससे मोरल डाउन होता है। एक टीचर अगर चाहे भी तो कुछ चीज़ों को कब तक चला सकता है, जब तक उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा जिंदा रखने की, इस सीरीज़ को, इसका कुछ फ्लेवर चेंज करके या कैसे भी करके। बट फिर भी अब भी 100-150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको कमेंट करके जाते हैं, जो एक्सप्लेनेशन करके जाते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल बच्चा। बच्चों आपके लिए ये होमवर्क है, द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट कितनी मिनट टू रीच द सन। ठीक है, बहुत आसान है ये तो, तुम इसको एग्जैक्ट बताना, है ना। और फिर के जो इसका वर्णन है स्पीड ऑफ लाइट का, वो हमारे किसी पुराण में भी दिया हुआ है क्या, ऐसी कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन बता के जाना, सो दैट मैं कमेंट पढ़ूं और मुझे मजा आ जाए। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।